सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है एंड हम सेल्स एंड परसुएशन के बारे में बात करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। हाँ, तो ये कोट है जो बहुत टाइम से परेशान कर रहा है मुझे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। किसने सुना है ये? किसी ने भी नहीं सुना? किसने ये कोट सुना है? दो चार जने हाथ खड़ा कर दो। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन का ट्रांसलेशन सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट मास्टरी किसी में भी नहीं है। तो मैं इसको खुद के ऊपर अप्लाई करता था एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। मैंने फिल्म मेकिंग की है, फोटोग्राफी की है, फला ढिकाना फालतू चीज़ें सारी की है। तो मुझे लगता था इट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि ये कोट मुझे बचपन में किसी टीचर ने पढ़ाया था और मैं इसको खुद के ऊपर ले रहा था। तो 3-4 साल पहले तक तो ये लगता था कि ये एक्चुअल में ट्रू है। नॉट बीइंग अ मास्टर ऑफ एनीथिंग पर्टिकुलर वो एक प्रॉब्लम है। बट फिर कुछ समय पहले रेगुलर ज्वाइन करने के तुरंत बाद मुझे ही पता लगा कि ये एक्चुअल कोट पूरा ये है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन बट स्टिल बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। पूरा कोट ये है। मतलब 36 ईयर्स ओल्ड, 20 साल 25 साल इस बात में निकल गए कि मैं गलत हूँ और अभी पता लगा कि कोट गलत है। ठीक है, तो अभी बढ़िया। तो सेम चीज़ हमारा पर्सपेक्टिव बहुत सारी चीज़ों को लेकर के गलत हो सकता है, वन ऑफ विच इज़ सेल्स। तो सेल्स क्या है एक्चुअल में? बेसिकली हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, इंश्योरेंस करवा लो, बहुत सारे फालतू कॉल्स आते हैं। तो अगर हमारे पास ये सब आता है तो हमको पता है बेसिकली सेल्स है क्या। ठीक है, तो हम एक क्विक वोट करेंगे स्काइप पे। जिसके पास स्काइप है वो प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्ड करे। आपके पास एक कॉल आने वाला है, उस पर प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। जिसके पास है वो कर दो। एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम सेल्स के बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी एक वर्ड जो हमारे मन में सेल्स को लेकर के आता है हमको वो पिक करना है। और वन वर्ड क्यों पिक करना है? क्योंकि एक वर्ड आपको सोचने पे मजबूर करता है कि एक्चुअल में क्या सोचते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में। सेल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो प्लीज सेलेक्ट कीजिए। हमारा पर्पस लगभग सॉल्व हो गया देख करके। हाँ, तो सेल्स एंड परसुएशन एक मास्टर क्लास थी जो मेरे पिछले गोल्स में थी। एक मास्टर क्लास मुझे करनी थी। डैनियल पिंक उसका राइटर है। वो एक पहले लॉयर था, फिर वो एक पॉलिटिकल स्पीच राइटर बना। देन ही वर्कड इन द व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस में पॉलिटिकल स्पीच राइटिंग कर रहा है, मतलब उसका डेली का काम था कि हज़ारों लाखों लोगों को कुछ चीज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस करना और उनसे वो एक्चुअल में करवाना। कुछ भी बात हो सकती है वो। हाँ, तो हम जो भी आज पूरा सेल्स एंड परसुएशन के बारे में जानेंगे वो एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। 7000 फुल टाइम वर्किंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये स्टडी की गई है और वो बताती है कि हमारा 41% ऑफ द टाइम, आप 8 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, 41% ऑफ टाइम या तो किसी को इन्फ्लुएंस करने में जा रहा है, या किसी को कन्विंस करने में जा रहा है, या मैनिपुलेट करने में जा रहा है, या हम परसुएड कर रहे हैं। परसुएड एंड सेल्स दोनों ही बहुत नेगेटिव वर्ड्स हैं, बट ये हमारा पर्सपेक्टिव गलत है उस चीज़ के बारे में। हम इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हम इस फिगर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। 40% ऑफ योर टाइम, व्हाट डज इट मीन? 40% एक घंटे का हुआ 24 मिनट, एक दिन का हुआ 3.2 आवर्स, एक हफ्ते में हुए 16 घंटे, एक महीने में हुए 67 आवर्स, और हर साल हम लगभग 838 आवर्स सेल्स एंड परसुएशन में बिता रहे हैं। सेल्स एंड परसुएशन, हम कुछ बेच नहीं रहे हैं,
मैं पुनीत को कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई ये काम ऐसे कर लो, पुनीत मुझे पलट के ये बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो बेटर रहेगा। इसको हम सेल्स एंड परसुएशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो उसी मैथमेटिक्स के हिसाब से निशान सर ने Jan 1st 2020 को रिव्यूलेट स्टार्ट किया, तब से लेके अभी तक 516 वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ सेल्स में बिताए। 516 डेज सिर्फ और सिर्फ लोगों को कन्विंस करने में, इन्फ्लुएंस करने में, परसुएड करने में कि ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब कन्विंस करना है। हितेन ने 270 वर्किंग डेज और साजन ने तो 2023 में ही ज्वाइन किया, उसने 90.3 डेज सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड परसुएशन में बिताया। हाँ, तो हम में से किसको लगता है सेल्स एंड परसुएशन हमारे लिए है? सेल्स एंड परसुएशन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सेल्स किसके लिए है? किसी को लगता है ऐसा? किसी को नहीं लगता है, कोई बात नहीं, नहीं लगता यही चाहिए था। तो हमको लगेगा कि हमारे लिए नहीं है, बट हम ये डेली कर रहे हैं, 40% टाइम इसमें बिता रहे हैं, तो हमको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वापस से मैं चाहूँगा कि सब लोग स्काइप खोलें, स्काइप के अंदर सर्च में जाके को पायलट सर्च करें, प्लीज कर लो। कुछ के उसमें को पायलट होगा और को पायलट को बोलो ड्रॉ मी एन इमेज ऑफ अ सेल्समैन। जिसके पास स्काइप है प्लीज वो ये बना दो, ड्रॉ मी एन इमेज ऑफ अ सेल्समैन। जब तक ये इमेज जनरेट हो रही है तब तक अपन आगे देखते हैं, इस इमेज पे वापस आएंगे थोड़ी देर, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने एक पोल किया, हमारे पास 10 ऑप्शंस थे, उसमें 2 पॉजिटिव वर्ड्स थे। कितने लोगों ने उस पर सेलेक्ट किया? अच्छा, हमारे पास 5 ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन कम कर दिए। सपोर्टिव में सिर्फ 3 लोगों ने चूज किया है कि सेल्स कॉल सपोर्टिव है, बाकी 23 लोगों को लगता है कि ये मैनिपुलेटिव कॉल्स हैं। हमारे पास जो भी कॉल्स आ रहे हैं, जो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, वो सब कुछ मैनिपुलेशन है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सेल्स गलत तरीके से परस्यू किया जा रहा है, इसलिए हमको वो गलत तरीके से दिखता है, ठीक है। क्या हमने जो अभी में जनरेट की वो ऐसी दिखती है? जो आपके फ़ोन में जनरेट हुई है, पीसी में जनरेट हुई है, क्या आप मानते हो कि ये 70% एक्यूरेट है? सेल्समैन ऐसा होना चाहिए? जवाब तो देना पड़ेगा, अकेला खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप तो सब साथ में बैठे हो। क्या हम मानते हैं कि जो इमेज जनरेट हुई है वो 70% एक्यूरेट है? ठीक है, तो ऐसे नहीं। हाँ, हम में से किसी ने कोई सेल्स वुमन क्यों नहीं इमेजिन की? हमको सिर्फ ऐसा ही ब्लेजर पहना हुआ आदमी टाई लगा करके सेल्स के फॉर्म में क्यों दिखता है? दैट इज बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव बहुत टाइम से डिस्टॉर्टेड है। और ये कितने टाइम से डिस्टॉर्टेड है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टिल राइट नाउ, 10 साल पहले तक ये डिस्टॉर्टेड था। क्यों डिस्टॉर्टेड था वो देखते हैं। हाँ, पुराना एनवायरनमेंट था जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती थी। आज से 50 साल पहले चले जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी। एक ही कंपनी के अंदर 50 लेयर्स ऑफ लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट अपनी ही लेन में चल रहे हैं, उनको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बट आज की डेट में दिस इज़ नॉट समथिंग जो परस्यू किया जा सकता है। हमारे पास लोअर हायरार्कियल लेवल्स हैं। निशांत सर और हमारे बीच में 1 लेवल 2 लेवल है, तो हायरार्की डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड हर आदमी से बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होने की रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ एक चीज़ में मास्टर होकर के बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको वर्सेटाइल होने की जरूरत है। वर्सेटाइल होने के लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आप ऐड कर सकते हो अपने स्किल्स में, वो है सेल्स एंड परसुएशन। हाँ, तो एवोल्यूशन ऑफ सेल्स। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले पहला कोई सेल्स हुआ होगा, वो कैसा हुआ होगा? 1000 साल पहले जब कपड़े नहीं थे हमारे पास, पहिया नहीं बनाया था हमने, तब वो सेल्स कैसे हुआ करता होगा? एक आप हाँ, बार्टर सिस्टम। हाँ, तो बार्टर सिस्टम में मैं अपनी बकरी लेकर के जाऊंगा और निशिता को बोलूँगा भैया अपने यहाँ से 2 मुर्गी दे दे, ठीक है?
तो निशिता को इस बकरी के बारे में हमेशा से कम पता है क्योंकि वो मेरी बकरी है। निशिता को नहीं पता है कि ये बकरी 3 महीने बाद दूध देना बंद कर देगी, इसको पका के ही खाना पड़ेगा, ठीक है। उसको नहीं पता है ये बात, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री थी, बराबर इंफॉर्मेशन नहीं थी बायर्स और सेलर्स के पास में। सेलर्स के पास हमेशा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी और बायर्स के पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। और ये पिछले 1000 साल से चल रहा है। 10 साल पहले इंटरनेट जब बहुत ज़्यादा बूम पे आ गया, एवरीबडी गॉट टू नो कि हाँ मेरे पास भी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। हाँ, सबके कुछ हम में से कुछ लोगों के पेरेंट्स ने जब अपनी पहली कार ली, किस किस को याद है वो इंसिडेंट? पहला घर लिया, पहली कार ली, कुछ किसी को कुछ याद है? हाँ, तो उस टाइम पे जब कार लेने हम गए थे तो हमको कितनी इन्फॉर्मेशन थी उस कार की? कुछ भी नहीं पता था। उसने बोला सर पावर विंडोज है, हम मान गए ये एक फीचर है। उसने बोला पावर स्टीयरिंग है, हम मान गए ये एक फीचर है। बट हम मान इसलिए गए क्योंकि हमारे पास उसके बराबर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज की डेट में कार लेने जाएंगे तो मंथन सर के पास जाएंगे, बोलेंगे नेक्सॉन सर बढ़िया चल रही है, सर ईवी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। कार देखो खोलेंगे, मंथन सर के बाद भी हम कार देखो खोलेंगे और हज़ारों वेबसाइट चेक करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे। आज की डेट में हमारे पास एज बायर्स बराबर या ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सेलर से, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी वो रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इक्वल या फिर मोर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ सेल्स। इतने टाइम तक सेल्स ऐसे चला और लास्ट 10 साल में सेल्स ऐसे चला। वो 10 साल में इंफॉर्मेशन पैरिटी आई है। एसिमेट्री मतलब बराबर नहीं है, पैरिटी मतलब बराबर है। तो उतने से टाइम में पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन में उतना सा टाइम है जहाँ पे हमारे पास उनके बराबर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आज हमको लगता है कि हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में जी रहे हैं, हमारे पास बराबर इंफॉर्मेशन है। किसी को ऐसा लगता है कि कुछ जानना है तो नहीं जान पाएंगे। कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले से लेकर के जाते हैं कि सर पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, सर शायद गैस वाला प्रॉब्लम है, सर हो सकता है कि ये स्किन वाली ये वाली एलर्जी है। हम डॉक्टर्स के पास पहले से ही लेकर के जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते? कुछ बोल दो। हाँ, तो जाते हैं। हाँ, ग्लासडोर का एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक जगह पे अप्लाई किया, मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ बहुत मस्त एनवायरनमेंट है, सैलरीज टाइम पे आती हैं, आपको ये एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको ये इंश्योरेंस मिलता है, आपको एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिलेगा, सब कुछ बताया जाता है। बट क्या मैं किसी भी कंपनी को, एनीबडी अंडर द एज ऑफ 40, कोई भी बिना ग्लासडोर पे जाए, क्या उस कंपनी के बारे में जो कंपनी ने बोला है मान करके बैठ जाएगा? ग्लासडोर पे जाएगा, लोगों से पता करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट अभी हमारे पास ये ग्रेट पावर है जहाँ पे हमारे पास इक्वल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर टाइम कि हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से इंफॉर्मेशन पैरिटी की तरफ बढ़ करके आए, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ है कि एक और पीछे और पीछे, हाँ, कैविएट एम्प्टर, ये एक 2 लैटिन वर्ड्स हैं और मेजॉरिटी दुनिया सिर्फ यही 2 लैटिन वर्ड्स को जानती है। इसके अलावा कोई लैटिन वर्ड्स बचे ही नहीं एग्जिस्टेंस में जो लोग पॉपुलरली जानते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसका मतलब था बायर बी अवेयर। उस टाइम पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से बायर को हमेशा संभल के रहना पड़ता था सेलर से। आज की डेट में सेलर को बच के रहना है बायर से। तो सेलर कैसे सेल कर सकता है उसके बाद भी बोलेंगे। हाँ, तो सेल्स एंड पर्सुएशन के 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो लर्न करने। आज अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ अट्यूनमेंट लर्न करेंगे, बायंसी एंड क्लैरिटी ये हम कभी और देखेंगे, ठीक है। एट्यूनमेंट क्या है? बेसिकली एट्यूनमेंट है किसी का पर्सपेक्टिव जानना, उसके हिसाब से काम करना। पर्सपेक्टिव टेकिंग को एट्यूनमेंट बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव। कुछ भी एक्ट करते टाइम, कुछ भी बोलते टाइम सामने वाला क्या सोच रहा है वो सोचना बहुत मुश्किल है, उसके हिसाब से अपनी बात रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे 4 या 5 लोग चाहिए जो यहाँ पे आए, प्लीज़। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। और दीपक और 3 लोग चाहिए, उनकी कोई भी आ जाइए, आ जाओ।
ये इसको भी लेंगे, ये नहीं लेंगे ना। तो थोड़ी सी अजीब चीज करेंगे हम, बुरा मत मानना प्लीज कोई भी। बकरी पकाओ। पहले बता दो, पहले अच्छी नहीं है तो एक सेट ऑफ एक्शंस करेंगे हम। लास्ट वाला थोड़ा अजीब है, हाथ पे नहीं लिखना है आपको, ये यहाँ पे लगाना है। सॉरी लिखना है कुछ। सॉरी ये नहीं बताएगा। क्या लिखना है? ये आउट ऑफ सिलेबस था। ये पहले बोलना था। इंटरवेंशन करवाया, पता नहीं था। और ये पता नहीं था ये वाला। पोल पूछा था ना, पोल उस पे बैठने वाले हमारे बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं लिखूंगा, पर ये यहाँ पे चाहिए प्लीज। भरोसा नहीं तुम्हारा। सिर्फ कुछ भी गलत नहीं है, आपको यहाँ पे इसको लगाना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसे कर लगाना है, बाद में लगा लेना। हाँ बाद में लिखो। मैं थोड़ी ना लिखने वाला हूँ। ये फोटो पाड़ ये चलेगा। अदर हम आके सॉरी, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। हाँ सॉरी, आपका डोमिनेंट हाथ लेफ्टी हो कि राइटी हो, वो लेफ्ट वो हाथ पे लेफ्टी हो कि राइटी हो, वो हाथ पे। आजा बताओ। भाई जिसको ज्यादा दर्द हो डोमिनेंट उस हाथ में पेन ले लो प्लीज। अच्छा अभी मत लो, दूसरे के माथे पे लिख सकते हैं। नहीं लिखा जाएगा भाई, इससे तुम लिखता हो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जो डोमिनेंट हैंड है उससे 5 बार चुटकी बजाइए प्लीज। अब अपने सर पे ई लिखिए कैपिटल में, फटाफट से, बिना टाइम लिए। सी नहीं अपने माथे એટલે તારું નામ ના લખ તમારું મોઢું જોઈ ના कैपिटल सब कुछ। ठीक है, हमारे पास 4 लोगों ने ई सीधा लिखा है, सीधा ऐसे कि आप पढ़ सको, और एक ने ऐसे लिखा है कि वो खुद पढ़ सके। नहीं, नॉट सेल्फिश, हटा दीजिए बस, दैट्स इट, इतना ही था। किसने लिखा बट है? पर्सपेक्ट वो रहने दो, किसने लिखा हुआ ठीक है। हाँ, तो हम में से एक ने खुद की तरफ लिखा है, बट दैट्स इट। थैंक यू सॉरी, बस ये फिर इतना नहीं कर सकता, बट मुझे जानना था पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमारा ये हम अपने पास बेसिकली अच्छा वापस आते हैं हम। बेसिकली हम में से 4 लोगों ने ई ऐसे लिखा कि वो सब पढ़ सके, आप लोग पढ़ सको, मैं पढ़ सकूं, बट किसी एक ने ऐसे लिखा कि वो खुद पढ़ सके। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग। जिन्होंने आपके लिए लिखा वो आपका पर्सपेक्टिव लेते हैं, वो समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बात इंपॉर्टेंट है, ये बात उनको समझ में आती है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको एक नया रियलाइजेशन मिला। ठीक है आपको भी नहीं पता था आपके बारे में। स्क्रिप्टेड था ना, करना था ना, अरे स्क्रिप्टेड में करना था।
हाँ, अब पर्सपेक्टिव टेकिंग यहाँ पे जितने भी बॉसेस हैं, जो किसी के ऊपर टीम लीड्स हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है, आपका टीममेट आता है, आपके पास बोलता है कि ये काम करना है तो कैसे करो, एंड दीपक बोलता है कि ऐसे करेंगे। अब दीपक शुड नॉट गेट ऑफेंडेड कि ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। Deepak can take perspective, Hitin can take perspective, Aditi you can take perspective, Bhaskar bhai can take perspective. ठीक है, आपकी टीम से इंटरेक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो, पर्सपेक्टिव टेकिंग कैसे हेल्प कर सकती है आपकी, वो ये है कि आप उनसे बैठ करके बात कर लो कि अच्छा ए ऑप्शन को कंसिडर करेंगे तो क्या फायदा है। अच्छा कोई एक कारण मुझे बता दे, दीपक मुझे बोल सकता है कोई एक कारण बता दे कि हम ए ऑप्शन को क्यों ना चूज करें। ये कोलैबोरेशन है जहाँ पे दीपक मुझे इनवाइट कर रहा है ये सोच करके बताने के लिए कि अच्छा ए ऑप्शन ऑलरेडी गुड है तो सही, व्हाई एम आई पिकिंग समथिंग एल्स, और इफ अगर मेरे पास कुछ दूसरा अच्छा है, इफ माई ऑप्शन सी इज बेटर, तो मेरे पास एक वैलिड आर्गूमेंट होगा। बट व्हाट दीपक हैज डन हियर इज उसने कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट किया, ठीक है। तो दिस इज अ गुड लेसन फॉर ऑल द टीम लीड्स एंड द बॉसेस हियर। एक और चीज हम पर्सपेक्टिव टेकिंग के अंदर कर सकते हैं, हमारे सारे डिसीजंस के अंदर हमारी सारी टीम्स ये कर सकती हैं, वो ये है कि हम हमारे पास तो खैर बहुत सारी खाली चेयर होती हैं, उनमें से आइडेंटिफाई कर लें हर रो में कि कौन सी एक खाली चेयर हमारे कस्टमर के लिए। ये स्टार्ट किया था जेफ बेजोस ने, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया, बट जेफ बेजोस ने इसको फेमस किया कि वो हर मीटिंग के अंदर एक एम्प्टी चेयर रखते हैं एंड दे थिंक दैट द कस्टमर इज सिटिंग ओवर देयर, और वो जब भी कोई एक्शन ले रहे हैं, जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये जो कस्टमर बैठा है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है एक्चुअल में, इसके सामने ये पॉलिसी बनाई जा सकती है कि नहीं जा सकती, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नेगेटिव तो नहीं कर रहे हैं, इज इट एथिकल, तो वी कैन इंट्रोड्यूस दिस प्रैक्टिस। हम हर रो के अंदर एक खाली चेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे कस्टमर की है, और हम ये देख सकते हैं कि हम उसका ध्यान रख रहे हैं, हम काम उसी के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ देयर इज सिंपैथी, जो हमने सबने सुना है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे को छोड़ के चली गई है, तो हम सब सिंपैथाइज करने पहुंच जाते तो सिंपैथाइज करने हम पहुंच जाते हैं। सिंपैथी एज एन, अगर मैं बता दूं कमल भाई को कि आज कोई नहीं है घर पे, तो कमल भाई 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे दारू पिलाने के लिए। दारू की बात, दारू। एक दूसरी चीज है एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना, वो क्या सोचता है, वो किस जगह से आ रहा है, उसका मेंटल स्टेट क्या है, वो क्या काम कर रहा था, क्यों स्विच किया है, बहुत सारी चीजें सामने वाले के बारे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली एम्पैथी हमारे लीडर्स के लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं दीपक के पास बहुत बार जाता हूँ, 5 मिनट में उठ करके सीधा दीपक के पास, दीपक कुछ भी कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि दीपक इसमें मदद करो, ये चीज़ मुझे बता दो, बट दैट इज़ नॉट गोइंग और टेकिंग इन कंसिडरेशन एम्पैथी। मुझे ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ कर रहा है, ठीक है, सेम चीज़ उसको भी करनी चाहिए। ये रीजन पता चलता है क्यों नहीं प्रेजेंटेशन सारे टीएम को चेंज करने के लिए था, इसमें नहीं डाला। तो बेसिकली एम्पैथी इज समथिंग जो आप अपने दिल से सोचते हो, जो आपको अपने दिल से करना है कि हाँ ये मैं दीपक के लिए कर सकता हूँ, ये दीपक पलट के मेरे लिए कर सकता है, ये हितेन के लिए किया जा सकता है, ये करण भाई के लिए किया जा सकता है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर हार्ट। बट देन पर्सपेक्टिव टेकिंग,
जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, वो कहाँ से आता है? वो आता है दिमाग से, ठीक है। पर्सपेक्टिव टेकिंग, किसी और के थॉट प्रोसेस को समझना, वो आ रहा है आपके ब्रेन से। तो ब्रेन और हार्ट में कुछ चूज करना हो तब आप क्या करोगे? जब हम किसी भी परसुएसिव सिनेरियो के अंदर है, मैं बहुत देर से कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है, जिसको भी कन्विंस कर रहा हूँ उसको नहीं समझ आ रहा है, एट दैट टाइम मेरे पास एक कॉग्निटिव ओवरलोड है, मेरे दिमाग के ऊपर एक बर्डन है, बहुत सारे सवालों का बॉम्ब आ चुका है, ठीक है, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। उस टाइम पे इट्स वेरी इजी, बिना कुछ सोचे दिल को हटा दो साइड में, एम्पैथी को कर दो साइड में, एंड ऑलवेज गो टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव टेकिंग। आपका दिमाग जो बोल रहा है वहाँ पे आपको वो सोचना है, ठीक है। किसी भी कमर्शियल सेटिंग के अंदर, कमर्शियल सेटिंग एज इन हम एजेंसी से बात कर रहे हैं, हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट हमसे बात कर रहा है, उस टाइम पे हम, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों चीज़ें देख सकें, हम इमोशनली भी समझ सकें और पर्सपेक्टिव टेकिंग भी कर सकें। एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग दोनों साइड बाय साइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मोस्ट केसेस में कॉग्निटिव ओवरलोड इतना ज़्यादा होगा कि हम वो नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे एम्पैथी को साइड और सिर्फ दिमाग को काम में ले सकते हैं। अच्छा हाँ, अब इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक गैस स्टेशन के अंदर। वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बोला गया कि जा करके डील्स क्लोज करो, बस मुझे नहीं पता कैसे करोगे, क्या करोगे, डील्स क्लोज करनी है। 3 सेट बनाए गए, लोग ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को सिर्फ इतना बोला गया कि डील क्लोज करनी है। सेकंड को बोला गया कि आपको फोकस करना है, सामने वाला सोच क्या रहा है, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है। तीसरे ग्रुप को बोला गया कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो अच्छे स्टेट में आए थे, नहीं आए थे, उनका खुश थे, दुखी थे, एजिटेटेड थे, क्या था, तो वो पता करो। इन तीनों ग्रुप्स का जब रिजल्ट निकल करके आया, तो हमारे पास रिजल्ट आया कि द थिंकर्स जो ये सोच रहे थे कि व्हाट अदर पर्सन वाज थिंकिंग, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स लेकर के आए फीलर्स से। बट इस केस में फिर भी ये देखने वाली बात है कि थिंकर्स और फीलर्स दोनों के दोनों थर्ड ग्रुप से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। यू कैन चूज एनी, बट ऑप्टिमाइज करना और बेस्ट पीक परफॉर्मेंस चाहिए तो यू ऑलवेज हैव टू टेक पर्सपेक्टिव टेकिंग, नॉट एम्पैथी, ठीक है। एक बात पूछिए ईशान, हाँ, थर्ड ग्रुप का फोकस था सिर्फ कैसे भी करके डील क्लोज करना, राइट? फर्स्ट ग्रुप, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे जो थर्ड अभी आया है, ठीक है, सो दे कैन कंसिडर बोथ एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव, राइट, टू गेट दैट। So wouldn't their result be better than everyone else because they are trying everything possible? But they may or may not know कि सेल्स एक्चुअल में कैसे किया जाता है। हमने अभी आपके आने से पहले डिस्कस किया कि सेल्स करने का तरीका ही हमारा गलत है, बिकॉज हम हज़ारों सालों से ये जानते हैं और इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते आ रहे हैं कि सेलर्स ऑलवेज हैड मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देन द बायर हैड। तो हमारे पास वो बायसेस होने की ज़रूरत ही नहीं थी। सेलर्स के पास ये एडवांटेज हमेशा से था कि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये सब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करंट सिनेरियो की बात है जहाँ पे हमको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बायर्स ऑल्सो हैव द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो द पावर ऑफ हाइपोथेसिस, बेसिकली हम इमेजिन करें कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। दीपक कुछ काम कर रहा है, मेरे को उसके पास जाना है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं ये बैठ करके सोच सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, आज उसका दिमाग खराब है, उसके पास जाना ही नहीं है। एक दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं ये सोचूं कि उसका दिमाग खराब क्यों है, क्या उसके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे वाले से ज़्यादा, क्या उसके लिए मेरा प्रोजेक्ट अभी प्रायोरिटी पे नहीं है, क्या वो किसी क्रूशियल चीज़ में अटका हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई कैन थिंक, एंड वो हाइपोथेसिस मुझे अगर इफ आई एम गुड एट इट, या फिर मैं उस स्किल को एनहांस करता हूँ, तो मैं ये करता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टा होना। मैं और दीपक लड़ते हैं किसी बात पे, सॉरी बार बार अपन दोनों का नाम आएगा, ठीक है, हाँ, तो आप और मैं लड़ते हैं और हमको नहीं पता है, आपको लगता है आप सही हो, मेरे को लगता है मैं गलत हूँ और मैं सही हूँ। एक जगह तो लड़ाई नहीं है, ठीक है, तो मुझे लगता है मैं सही हूँ, आपको लगता है आप सही हो। वहाँ पे हिंदी में एक टर्म है दृष्टा होना। दृष्टा होना बेसिकली इस पूरे सिचुएशन से डिटैच होकर के कॉर्नर में रूम के बैठ करके, फिर भी अपनी बॉडी से डिटैच होकर के साइड में बैठ करके देखने का कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कहाँ पे क्लैशेस हुए, कहाँ पे स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, वो चीज़ देख पाना, उसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टा होना। ठीक है, तो एक
हाँ एक और एक चीज मैं पहले बोल दूं, ये डैनियल पिंक की क्लास है, मेरी नहीं है, तो मेरे पास सारे आंसर्स वो जरूरी नहीं 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 that's okay. एक और पॉडकास्ट है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन ऑडिबल पे, ठीक है, विच इज डन बाय लाइक एक ऐसा पर्सन जो किडनैपिंग नेगोशिएशन में था यूएस में, ठीक है। उस पर्सन ने इसी चीज़ के बारे में बोला, जब किससे आर्ग्यू कर रहे हो तो वहाँ पे 2 लोग नहीं 4 लोग होते आर्ग्यूमेंट, तुम्हारे अंदर की वॉइस, सामने वाला और उसके अंदर की वॉइस, ठीक है। सो व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग, एक बार अगर आप बोल दो खाली कि सामने वाले को कि हाँ तेरी बात सही है, उतने बोलने पे दोनों के अंदर की वॉइस शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद अपनी बात रखो कि हाँ तेरी बात सही है, अब इसको अगर ऐसे देखा जाए। तो बेसिकली एज अ सेलर या परसुएडर हमारे पास 2 काम हैं। मैं किसी भी चीज़ के लिए परसुएड कर रहा हूँ कि यार ये काम ऐसे कर दो, ये वाला काम ऐसे कर दो, ये काम ऐसे किया जा सकता है बेटर, या फिर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, कुछ आइडिया सेल कर रहा हूँ, दीपक लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है। तो उस जगह पे हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है सामने वाले आदमी को अपनी जगह से मूव करके एक बेटर सिचुएशन में लेकर के आना, वो अभी जहाँ है उससे एक बेटर स्टेट में लेकर के आना, ठीक है। तो वो करने के 2 तरीके हैं, मेक इट पर्सनल, मेक इट पर्पसफुल, ठीक है। तो पर्सनल कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ, एक इजराइल में एक स्टडी हुई रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर। ये लोग वो हैं जो हॉस्पिटल्स में स्कैन्स पढ़ते हैं, आपके एक्सरेज हो गए, आपके MRIs हो गई, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उनके ऊपर एक सर्वे किया गया और 2 ग्रुप बनाए गए, एक जिनको सिर्फ स्कैन्स दिए गए और दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसको स्कैन प्लस उस आदमी का फोटो जिसका वो स्कैन था वो दिया गया। तो एनालिसिस के बाद पता लगा जिनको फोटो भी दिया गया है उन्होंने बहुत ज़्यादा केयरफुली स्टडी किया, उनके रीडिंग अबाउट द स्कैन वाज मच मोर एक्यूरेट बिकॉज आपने उसको पर्सनल बना लिया, ठीक है। यही चीज़ 6 महीने बाद वापस रिपीट की गई उन्हीं लोगों के साथ जिनको फोटो दिया गया था, उनको वापस वही स्कैन्स दिए गए बिना फोटो के, तो उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ और इस टाइम उन्होंने उसको पर्सनल नहीं लिया एंड परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आया, ठीक है। ओके, एक और स्टडी है नॉर्थ कैरोलिना से, वो था हैंड हाइजीन के ऊपर। एक हॉस्पिटल को कन्विंस करना है अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सारे मेडिकल स्टाफ को कि वो हाथ धोएं। तो उन्होंने 3 चीज़ें ट्राई की, 3 स्टिकर्स ट्राई किए जो हॉस्पिटल में अलग अलग जगह लगाए गए। पहला बोलता है हैंड हाइजीन प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कैचिंग डिसीजेस, हाथ धोगे तो आपको डिसीज नहीं होगा। दूसरा बोलता है कि हैंड हाइजीन प्रिवेंट्स पेशेंट्स फ्रॉम कैचिंग डिसीजेस, आप हाथ धोगे तो पेशेंट्स को बीमारी नहीं होगी। और थर्ड बोलता है जेल इन वॉश आउट, कुछ भी एक मार्केटिंग स्लोगन, हाथ धो लो बस, ठीक है। तो इनमें से किसने बेटर परफॉर्म किया होगा? क्या हम कुछ बता सकते हैं? कोई कुछ गेस कर सकता है? फर्स्ट वाले कितने हैं? फर्स्ट जो बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाले कितने हैं? जो पेशेंट्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड वाला तो कोई नहीं होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। थर्ड वाले भी तो बेसिकली इसमें से दो स्टिकर्स ने कुछ काम नहीं किया, एक ने काम किया सर। 2 से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, कोई चेंज नहीं हुआ, और जो भी आया होगा वो बहुत माइन्यूट आया, रेफर करने जितना अच्छा नहीं है। बट जिसने काम किया और बहुत अच्छा काम किया वो था बीच वाला, सेकंड वाला, वे योर पेशेंट्स विल नॉट कैच डिसीजेस। क्यों? क्योंकि आपने इसको पर्सनल बना दिया उनके लिए। कैसे पर्सनल बना दिया? उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस और सारे मेडिकल स्टाफ को ये रिमाइंड किया आपने कि वो इस बिजनेस में फर्स्ट प्लेस में आए क्यों थे। बिकॉज दे केम देयर टू सर्व पीपल, लोगों का ध्यान रखने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए। दे कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस, मानता हूँ मैं। नहीं, मैंने इंडिया में करा तो आंसर अलग आएगा फर्स्ट। हाँ, ये अमेरिका बेस्ड वो है, सर्वे है। मैंने एक्चुअली एक स्टोरी सुना था, प्रोबेबली हम लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेन है, उसके 2 ट्रैक्स जाते हैं, ठीक
अरे उसको बोल ओके हाँ वापस आ वही ट्रेन का एक ट्रैक है जो आगे जाके दो में डिवाइड होता है, ठीक है। अब एक ट्रेन ऐसी आ रही है जिसके ब्रेक्स फेल है, ठीक है। अब जो दूसरी साइड का ट्रैक है वहाँ पे कोई एक जन है, राइट, और यहाँ पे 5 जन है। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पूछा जाएगा कि तुम किसको बचाओ, राइट। व्हाट यू गाइस विल चूज, सबका आंसर सुनो। सबका आंसर ये होगा कि नहीं, कि सब एक आदमी की लाइफ को ज्यादा वैल्यू मारना चाहेंगे, 5 लोगों को बचाना चाहेंगे, राइट। अब लेट्स से कि वो जो एक पर्सन था वहाँ पे तुम खुद को रखो और सामने 5 लोग हैं, तब तुम क्या चूज करोगे? तब फिर आप खुद को बचाओगे, उन 5 को जाने दो। एग्जैक्टली। अब तो यहाँ वो पे रिलेट bias- करें इस चीज को, हाँ, तो कौन सा स्लोगन ज्यादा परफॉर्म करेगा? first वाला। बस ये एग्जाम्पल दो। उस केस में फर्स्ट वाला करेगा, बट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं ले, हम किसी को कुछ रिमाइंड करा रहे हैं, इसलिए सेकंड वाले ने काम किया। और इसीलिए भी हम में और डॉक्टर्स में फर्क भी है, पीपल हु थिंक अबाउट अदर्स। दो रीजन निकल गया अगर ईशान हाँ सॉरी यस दो रीजन निकल, सेकंड वाला क्यों ज्यादा फोकस लेगा? हाँ। क्योंकि सेकंड में कैसा होता है कि अगर तुम हाथ धोगे तो तुम खुद भी बचोगे, दूसरों को भी बचाओगे। हाँ ये भी फर्स्ट निकल वाले गया। में कैसा था कि अपने लिए खाली सोच रहा हो, हाँ। तो इसलिए भी वो दूसरा नंबर ज्यादा काउंट होगा, क्योंकि वो सामने चीज़- वाले का भी और अपना दोनों का फायदा है। ऐसा कुछ नहीं था हाथ धो दो और पैसे कट जाएंगे वरना। वैसा होता तो फिर सभी काम करते। हाँ अच्छा हाँ, तो हम सेल्स एंड पर्सुएशन के बारे में सीख रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ें शायद हम में से कुछ लोग अडाप्ट कर लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, हमको पर्सुएट कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, बट पर्सुएट किसे करना है वो नहीं पता है हम में से किसी को भी, ठीक है। किसको पर्सुएट करना है? हम किसी भी एक नई मीटिंग के अंदर गए, वहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, हम एक मीटिंग में जाते हैं जहाँ पे हितेन, दीपक, साजन, निशिता, अदिति और नंदिनी बैठे हुए हैं। मीटिंग में आउट मीटिंग में आउट पड़ेगा। हाँ, तो हम किसी भी एक नई मीटिंग में गए, हमको ये जानना है, हम किसी भी डिस्कशन में गए, किसी नए ग्रुप में ऐड करते हैं हम खुद को। बहुत सारे 5 ऑफिस के लोग नीचे खड़े होते हैं, मुझे उस ग्रुप में खुद को ऐड करना है, बट आई डोंट नो हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। किसको पर्सुएट करना है मुझे, किसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है, ये मुझे नहीं पता है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसका एक सिंपल ट्रिक है जो 2-3 बार आपको ऑन पेपर करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट और फिर आप उसको अपने दिमाग में कर पाओगे। तो एज्यूम करते हैं कि ये 6 लोग एक मीटिंग में हैं, तो हम इन लोगों का नाम लिखेंगे। जब भी उनमें से कोई कुछ बोलेगा तो हम उसके नाम के सामने क्रॉस लगाएंगे और उसने किसको बोला उधर की तरफ एक एरो बनाएंगे। तो यहाँ पे अदिति नंदिनी को कुछ बोल रही है तो एक क्रॉस अदिति के पास और इन दोनों के बीच में एक एरो, ठीक है। जब पूरा डिस्कशन खत्म हो जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा मैप तैयार होगा। हाँ, तो हमारे पास कुछ ऐसा तैयार हुआ है। पूरा डिस्कशन खत्म हो गया, अब हमको कैलकुलेट करना है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कौन, मुझे जाकर के पर्सुएट करना किसको है। मेरे को ये ट्रिक्स जो भी मैं सीख रहा हूँ ये लगानी किसके ऊपर है, गलत आदमी के ऊपर नहीं लगानी है कुछ भी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पता लगेगा कि हितेन के पास 5 एक्सेस है, मतलब हितेन बहुत बोलता है। सेम चीज नंदिनी के ऊपर 6 एक्सेस है, तो नंदिनी उससे ज्यादा बोलती है। आदिति, साजन और निशिता के ऊपर 2-2 एक्सेस है और दीपक के ऊपर 1 एक्सेस है। गलत मैप गलत है, पर्पस सही है, पर्सपेक्टिव सही है, ठीक है। मतलब हम ये भी तो सोच सकते हैं हमको चाहिए क्या। ये अप्रूव हुआ था, ये अप्रूव हुआ था। तो अभी नंदिनी और हितेन के बीच में कंपटीशन है। नंदिनी या हितेन में से हाँ कोई एक है जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ये कैसे पता करेंगे? वो पता ऐसे करेंगे कि हितेन की तरफ 2 एरोज वापस आ गए। हितेन बोल तो बहुत रहा है पर उसको कोई जवाब दे नहीं रहा है।
बट नंदिनी को निशिता ने भी जवाब दिया, आदित्य ने भी दिया, साजन ने भी दिया, हितेन ने खुद ने 5 बार दिया। तो इतनी बार नंदिनी इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उससे बात की जा रही है। हम बहुत ऑफन ये चीज देखेंगे, मुझ पे लागू होती है सबसे पहले ये बात कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वो इन्फ्लुएंस सीख कर रहा है, उसके पास इन्फ्लुएंस है नहीं, ठीक है, सॉरी, बट उसके पास इन्फ्लुएंस है नहीं, वो बस सीख कर रहा है। तो इस केस में वो पर्सन हितेन है, तो वो बोल रहा है उसके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, बट ही इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन, उधर उसको इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट आप इस मैप से देख सकते हो कि नंदिनी सबसे बोल रही है और उसके पास सबसे ज्यादा रिप्लाई बैक्स आ रहे हैं। कोई हितेन से बोल रहा है, वो पलट करके जवाब नंदिनी को दे रहा है। तो हम ये चीज देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंदिनी हैज इन्फ्लुएंस। उस मीटिंग में वी गॉट टू नो दिस इस डिस्कशन में आपको बनाने के बाद, ठीक है। तो इसको हम 2-3 बार फिजिकली करके देख सकते हैं, बाद में हमारे दिमाग में ये होने लग जाएगा, ठीक है। हाँ, मेक योर मैसेज काउंट। आप जो भी बात बोल रहे हो यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई 20-21 साल के नीचे का तो नहीं है कि कोई है। Okay, चलो 2-4 जने होंगे, बट बाकी सब ठीक है। वी आर ऑल ग्रोन अप्स। मैं खुद को हटा देता हूँ, मैं तो बाहर हूँ, ठीक है, सीनियर सिटीजन बाहर, बट फिर भी हम सब ग्रोन अप्स हैं। वॉट एवर वी से मीन समथिंग। हमने बोल दिया और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरी मैसेज, एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ माउथ शुड हैव वैल्यू, और वो डिलीवर होना चाहिए सामने वाले के पास। मैंने बोल दिया, सामने वाले के पास नहीं पहुंचा है, दैट इज इररिलेवेंट। तो वो करने के लिए हमको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। और क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी है किसी को ये बताना कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। क्लैरिटी ये है, उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम कुछ और है, यू कैन आइडेंटिफाई इट फॉर हिम कि नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, एंड यू आर ब्रिंगिंग न्यू लाइट टू वट एवर थिंग्स, ठीक है। सेल्स एंड पर्सुएशन की सब्जेक्ट में क्लैरिटी के 2 सेगमेंट्स हैं, वो है इंफॉर्मेशन क्यूरेशन और प्रॉब्लम फाइंडिंग वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये दोनों सेक्शंस को एक बार देखें। हाँ, बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जाना कि इंफॉर्मेशन सेलर्स और बायर्स के बीच में बराबर हो चुकी है। बट अगर बराबर है तो सेलर सेल कैसे करेगा? सेल ऐसे करेगा कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस तो बराबर हो गया है, बट इंफॉर्मेशन क्यूरेशन नहीं हुआ है। सेलर कैन ऑलवेज क्यूरेट इंफॉर्मेशन, बुलेट पॉइंट्स बना सकता है। ही कैन आइडेंटिफाई कि इस ब्लॉक के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर 4 सबसे ज्यादा जरूरी बोलने वाली बातें कौन सी हैं। यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई दैट। हाँ, एंड नाउ इट इज अबाउट प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड नॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम मुझे नहीं पता, बट आज से कुछ साल पहले तक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत बड़ा स्किल हुआ करता था। आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यू ब्रिंग मी अ प्रॉब्लम एंड आई गेट यू अ सोल्यूशन, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बट आज की डेट में जब ये सर्वे उन 7000 लोगों के ऊपर किया गया, तो उन 7000 में से जो भी बिजनेस में थे, सेल्स में थे, उनमें से सब ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को 7th नंबर पे रखा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को, प्रॉब्लम फाइंडिंग को नंबर 1 पे रखा। तो प्रॉब्लम फाइंडिंग हमको करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्रॉब्लम, उसके बाद उस पर काम किया जा सकता है। एक एग्जांपल है वैक्यूम क्लीनर का, जिसने भी ब्रायन से बात की है, ब्रायन ने उसको ये एग्जांपल दिया होगा कि मुझे लगता है कि मुझे एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे खिड़की से कचरा बहुत ज़्यादा आता है, अब कचरा आता है तो मुझे लगता है कि मुझे वैक्यूम क्लीनर लगना चाहिए। अब वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो मैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी जाकर के, क्रोमा पे जाकर के सॉर्ट कर सकता हूँ कि ये 87 वैक्यूम क्लीनर्स हैं, इनको मैंने प्राइस से, रेटिंग से, यूज़र रिव्यूज से, सब तरीके से मैं उनको सॉर्ट करके बेस्ट वो खरीद सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट क्या एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम वैक्यूम क्लीनर है? एज अ सेल्स पर्सन व्हाट यू कैन डू इज आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम फॉर मी। मेरी प्रॉब्लम वैक्यूम क्लीनर ज़रूरी नहीं है कि हो, मुझे वैक्यूम क्लीनर चाहिए, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो आप वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो सही क्वेश्चंस पूछ करके। सही क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आप? ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हाँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे घर में कचरा ज़्यादा आता है। सर क्यों कचरा ज़्यादा आता है? तो मेरी खिड़की टूटी हुई है।
कि अच्छा तो सर वहाँ पे जाली है कि हाँ जाली है, तो फिर क्यों कचरा आता है कि नहीं बस वो खिड़की के आसपास जमा हो जाता है। सर कारपेट लगा हुआ है कि हाँ, तो सर बहुत सारे कारपेट्स हैं जो कचरा इकट्ठा करते हैं, यू नीड अ डिफरेंट कारपेट। नाउ ऑल टुगेदर मुझे अभी अभी पता लगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम वैक्यूम क्लीनर नहीं थी, और मेरी समस्या एक्चुअल में है क्या, घर साफ चाहिए ना कि वैक्यूम क्लीनर चाहिए। तो नाउ यू कैन ऑफर मी अ डिफरेंट सोल्यूशन, अ चीपर सोल्यूशन कि एक कारपेट बदल लो, या फिर यू कैन ऑफर मी सर मेरे पास एक बंदा है मस्त 400 रुपये में सफाई करके जाएगा, पूरे महीने आएगा, उससे करवा दो। ठीक है, एज अ सेल्स पर्सन यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम जो एक्चुअल में है। मैं लिमिटेड सोच सकता हूँ, यू कैन ब्रिंग दैट क्लैरिटी। ठीक है, द पावर ऑफ 5 whys, ये भी अगर ब्रायन से बात की है या फिर हमारी लीडरशिप टीम को सबको पता होगा। ये 5 सवाल, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को आप कुछ भी बोल दो, आपसे पूछें क्यों, कि बेटा ऐसा इसलिए, पर क्यों, बेटा वो क्योंकि ऐसे हो गया था, पर क्यों, उनका क्यों कभी खत्म ही नहीं होता। सेम चीज आपको करनी है, 5 बार वाई पूछना है। बहुत मेजॉरिटी केसेस में 5 वाइज के अंदर आपका सोल्यूशन निकल करके आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ब्रायन व्हाइट लेबल आईक्यू सर्विसेज पिच कर रहा है किसी को, और वो सीधा बोल देता है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट ब्रायन बीइंग ब्रायन वो बोलता है कि व्हाई, तो वो बताता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। ब्रायन पूछता है व्हाई कांट यू अफोर्ड इट, तो बताता है बिकॉज़ वी आर कटिंग बजट। ब्रायन बीइंग ब्रायन वो फिर पूछता है व्हाई आर यू कटिंग बजट, तो बोलता है बिकॉज़ लास्ट एजेंसी पार्टनरशिप हमारे साथ सही से काम नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर सही नहीं था। कोई बात नहीं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। पीछे भी लिखा है ना पुअर कोऑर्डिनेशन। तो ब्रायन बीइंग ब्रायन ब्रायन ने तेजस को धक्का दिया कि ये लो, 4 वाइज के अंदर ब्रायन ने प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम जो थी वो निकाल ली। सॉरी, ब्रायन ने एक्चुअल प्रॉब्लम निकाल ली, उसको सर्विसेज नहीं चाहिए, उसको पहले प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, और हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो वही है। 4 वाइज के अंदर ब्रायन एक्चुअल सॉल्यूशन पे पहुंच गया, एक्चुअल प्रॉब्लम पे पहुंच गया और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ब्रायन के पास तेजस हमेशा होता ही सही, तो आपके पास एक रियल ऑफरिंग भी होनी चाहिए। 5 वाइज के बाद आप प्रॉब्लम पे पहुंच गए हो, रियल प्रॉब्लम पे पहुंच गए हो, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअल में उसका सोल्यूशन हो। बट क्योंकि आप मोस्टली रिलेटेड सर्विसेज में ही काम करोगे, आपके पास सोल्यूशन होगा, या फिर यू कैन गाइड देम समवेयर। ठीक है, तो हम 5 वाइज वाली चीज को फॉलो कर सकते हैं। सब अपने टीम लीड से 5 बार वाई पूछना। अब हमारे पास है कि हम ये सब ऐसे कर कैसे सकते हैं, हम बेटर इंफॉर्मेशन, बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। वो है ज्यादा क्वेश्चन पूछ के और सही फैक्ट्स एस्टैब्लिश करके, सही अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करके। मैंने शैलेश से पूछा एक बार, वो बैठा है वहाँ पे, मैंने शैलेश से पूछा कि देखा है कब हाँ, शैलेश से पूछा मैंने शादी क्यों नहीं कर रहा, तो शैलेश बोलता है लड़की नहीं मिल रही। तो मैंने बोला कैसी लड़की चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या हाँ, तो वापस आते हैं। तो शैलेश ने बोला लड़की नहीं मिल रही, तो मैंने बोला कैसी लड़की चाहिए, तो 2 मिनट सोच के बोलता है मेरी हाइट ठीक ठाक है तो 5'8" की लड़की चाहिए। मैंने पूछा और कुछ,
कि नहीं बस इतना ही। तो 5'8" की लड़की चाहिए, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स आई हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि शैलेश को 5 फुट 8 इंच की लड़की चाहिए। नेक्स्ट डे सुबह सो करके उठा मैं, मेरे घर पे बाई पोछा लगाते लगाते उठी तो मैंने देखा 5 फुट। तो मैंने देखा 5 फुट 8 इंच और मैंने मिलाया फोन शैलेश को। शैलेश भाई, शांताबाई नाम, सुबह 8 बजे आएगी, पोछा लगेगा चली जाएगी। चलेगी। तब वो अपनी प्रॉब्लम एक्सपैंड करता है कि नहीं नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि वो थोड़ा वर्किंग हो, सरकारी नौकरी होगी तो चलेगा, 5'8" तो फिर भी चाहिए। तो अगले दिन ऑफिस के लिए निकलते टाइम घर का ताला लगा रहा था, सामने वाले भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तो मैंने देखा 58 इयर्स की हाई कोर्ट में डाइवोर्सी लेडी, 5'8", और मैंने शैलेश को फोन मिलाया कि शैलेश हाई कोर्ट में काम करती है, 58 इयर्स की है, डाइवोर्सी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो बोलता है नहीं भाई ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वी आर नॉट एस्टैब्लिशिंग व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स इज, हम वो एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो क्लियरली एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैं भी मेरे क्वेश्चन सही तरीके से ले नहीं कर रहा था कि वो मुझे आंसर्स कर पाए। तो दोनों जगह प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सही होने चाहिए, आंसर सही होने चाहिए, एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हाँ, तो हम इंफॉर्मेशन क्यूरेट कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन क्यूरेशन एक बहुत प्राइमरी स्किल है आज की डेट में। यू हैव टू आइडेंटिफाई एज अ सेल्स पर्सन और एज अ परसुएडर, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बायर के पास एक्सेस तो है बट उसने क्यूरेट नहीं की है, ठीक है। तो वी हैव टू डू दैट। ये करने के लिए हम फाइंड दी 1% वाला रूल यूज कर सकते हैं। फाइंड दी 1% क्या है? हमारे पास एक बहुत लंबी बात है, बहुत ज़्यादा लंबी बात है करने के लिए, बट उसमें से कोर सिर्फ 1% है, उसमें से इम्पॉर्टेंट सेक्शन सिर्फ 1% है। तो अगर हम वो आइडेंटिफाई कर लें कि वो 1% क्या है और उसको प्रॉपर तरीके से ले कर दें, सामने वाले को रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं एक राइटर हूँ, एज अ राइटर मेरे पास एक कहानी है कि एक आदमी है, उसके पास बहुत सारी समस्या हैं, बट वो उनको सॉल्व कर लेता है, कहानी इतनी सी है, ठीक है। अब मैं फंस सकता हूँ इस चीज़ के अंदर कि मैं क्या लिखूँ, ही आर्ग्यूड लिखूँ या ही सेड लिखूँ, दोनों बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डिटेल्स हैं जो वैल्यू ऐड करेंगी, बट योर मेन कोर थिंग इज दी 1% जो आदमी है, प्रॉब्लम्स हैं और उसका सोल्यूशन है, वो कर पाता है, ठीक है। इतना सा, ठीक है। लेस इज मोर। अच्छा, 1% रूल से दो चीज़ें होती है कि वो सामने वाले को क्लैरिटी देता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम को आपने कैसे समझा है, और दूसरी चीज़ आपको रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेस इज मोर वाला एक रूल है जहाँ पे मेरी कुछ डिमांड्स हैं। मैं दीपक के पास गया, मैंने उसको बोला नया मॉनिटर चाहिए दीपक को बोला कि नया मॉनिटर चाहिए, और दीपक बोलता नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या मैंने एक बार बात रख दी है, तो क्या मैं एक बार और रखूंगा तो वो बेटर है? एक बार रख दिया तो इज 2 better than 1? यस, बिकॉज आप कुछ पॉइंट लेकर के गए, इट हैज सम मीनिंग टू इट, सम वेट है, कुछ वेट है उसमें। तो मैं दीपक से दोबारा पूछूंगा, दीपक फिर मुझे मना करेगा, तो मैं तीसरी बार पूछूं कि नहीं पूछूं? तीसरी बार मैं जरूर पूछूंगा क्योंकि आई हैव एन काउंटर आर्ग्यूमेंट, बट चौथी बार नहीं पूछ सकते बिकॉज नाउ आई एम टर्निंग दिस इनटू एन आर्ग्यूमेंट जहाँ पे माय ईगो हैज स्टेप्ड इन एंड नाउ आई वांट माय सॉल्यूशन। उसका पर्सपेक्टिव टेकिंग वाली मेरी एबिलिटी साइड हट गई है एंड माय ईगो हैज स्टेप्ड इन प्लेस, ठीक है। तो 1 is better than 0, 2 is better than 1, 3 is better than 2, but 4 is never better. We don't want to have 4 arguments. एक सीक्वेंस में काम नहीं होने वाला है, वो डिफाइन हो चुका है, ठीक है। हाँ, अब हमको सेल्स एंड परसुएशन, वापस हम इस चीज़ पे आ गए हैं कि हमको सामने वाले को एक बेटर पोजीशन में लेकर के आना है, वो जहाँ भी है अभी उससे एक बेटर सिचुएशन में लेकर के हम आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमको उनसे काम करवाना पड़ेगा, कुछ किसी चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है,
एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, दीपक को चाहिए कि मैं ये कर दूं, ये ज्यादा वैल्यू रखता है, या मुझे चाहिए कि मैं मेरे लिए ये कर लूं, ये ज्यादा वैल्यू रखता है? कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू रखती है? सेकंड, ऑब्वियसली सेकंड. तो व्हाट दीपक कैन डू इज कन्विंस मी, इन्फ्लुएंस मी और परसुएड मी इनटू समथिंग जो ये बोले कि ईशान तेरे लिए जरूरी है. कंपनी के लिए है, मेरे लिए है, वो अलग है, बट तेरे लिए ये जरूरी है. तो आप उस जगह पे उनको लेकर के जा सकते हो. एंड वो कैसे करेंगे? अब दीपक मुझसे 10 बार एक ही चीज बोलेगा, दैट इज कॉजिंग इरिटेशन. एक बार, 2 बार, 4 बार, एंड 4 बार पे हमको पता है कि सब कुछ बिगड़ गया है. दीपक 5 बार, 6 बार, सब बिगड़ चुका है, कुछ नहीं ठीक होने वाला. तो इरिटेट नहीं करना है, एजिटेट करना है. एजिटेशन इज समथिंग जो आदमी के खुद के अंदर आता है. मुझे हमेशा से करना चाहिए था, बस अभी तक चालू नहीं किया मैंने ये करना. ठीक है, तो हाँ, दीपक मुझे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है. ईशान हम ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें व्हाट इज योर ओपिनियन. उसने मुझे जबरदस्ती एक स्टेट ऑफ डिफरेंस से, मैं उसके साथ एक स्टेट ऑफ डिफरेंस में बैठा था, उससे उठा करके उसने बोला यहाँ सामने आकर के बैठ, डिस्कस इट विद मी, बी अ पार्टनर इन दिस कॉन्वर्सेशन. तो उसने उस चीज में हेल्प. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ये एक अलग चीज़ है. हम लोग बहुत रैशनल लोग हैं, ये बात सही है, ये बात गलत है, और इतना ही सोचते हैं. ठीक है, कुछ लोग थोड़ा डेविएट होकर के ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें गलत करते हैं. बट मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग क्या है? बेसिकली 2 इररैशनल सवाल पूछ लो. एक एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास कोई कॉर्पोरेट एग्जाम्पल नहीं है, बट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास घर में साजन का बच्चा लिखा है मैंने इसमें, बट ठीक है. तो साजन का बेटा उसको बहुत परेशान कर रहा है, घर अपना रूम साफ नहीं करता. ठीक है, तो साजन क्या कर सकता है? उसको बोल सकता है कि साफ नहीं करेगा ना, तो या तो ये बोल सकता है, या फिर ये बोल सकता है अगर तू साफ कर देगा ना तो मैं तेरे को वहां लेके जाऊंगा. ब्राइब कर सकता है. ठीक है, बट इसकी जगह वो एक अलग चीज भी कर सकता है, वो है इररैशनल क्वेश्चंस पूछ सकता है, जिनका ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं है, बट हम ड्राइव कर रहे हैं सामने वाले को उस पोजीशन से हटा करके हमारे लिए काम कर दे उस पोजीशन पे लाने के लिए. तो वो पहला इररैशनल क्वेश्चन होगा, हाउ लाइकली आर यू, कितना चांस है कि तू तेरे कमरे की सफाई कर देगा. 1 से 10 के बीच में किस स्केल पे है, तो किस पोजीशन पे अभी. 2 पॉइंट्स का चांस है कि तू कर देगा सफाई, 4 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट का कुछ है. अब वो सामने वाला सोचने को मजबूर हो गया है, बच्चा सोचने को मजबूर हो गया है कि यस अभी कुछ तो जवाब देना है, और वो जस्टिफाई भी करना है. तो वो बोलेगा फॉर एग्जाम्पल 3. तो ओके, 3 इज अ प्रेटी गुड नंबर. तो कुछ तो मोटिवेटेड है कमरे की सफाई करने के लिए. तो नेक्स्ट इररैशनल क्वेश्चन हो सकता है, 3 से 4 पे लाने के लिए क्या किया जा सकता है. नहीं, सॉरी, माय बैड. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि तूने 3 से लोअर नंबर क्यों नहीं पिक किया. 3 क्यों पिक किया? तू 0 भी बोल सकता था, तू 1 भी बोल सकता था, तुझे नहीं करनी है ये बोल सकता था, पर तूने 3 पिक किया, कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा. अब नाउ यू हैव मोटिवेटेड हिम टू थिंक अबाउट दिस एंड गिव एन आंसर फॉर दिस. 3 क्यों? तो आपको जवाब देगा, मेरी बॉल गुम जाती है, तो खेलने जाता हूँ तब नहीं मिलती है, तो लेट हो जाता हूँ. परसों मेरा होमवर्क कहीं गुम गया था तो नहीं लेके जा पाया. नाउ ही हैज गिवन यू एन आंसर, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया खुद ही कि उसको क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ से. उसको सफाई खुद कर लेनी चाहिए, उसने प्रॉब्लम्स खुद ही आइडेंटिफाई कर लिए. तो 2 इररैशनल क्वेश्चंस, हम इसको कॉर्पोरेट में कैसे यूज करेंगे वो सोचना पड़ेगा. बट दीज आर टू वेज. 2 इररैशनल क्वेश्चंस हमारी हेल्प कर सकते हैं. पर मान लेते हैं कि बच्चा बोल देता है 0, उसने 3 नहीं बोला, उसने बोल दिया 0. तो नेक्स्ट इररैशनल क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट इररैशनल क्वेश्चन होगा, व्हाट कैन वी डू कि देखो 0 से 1 पे ले आए. बस वापस वही पूरा प्रोसेस सर्कल में चलेगा. वो बताएगा, वो परेशान हो चुका है कि इतनी गंदगी है ना कि मेरे को पता ही नहीं कहाँ से चालू करूँ. तो आप मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बॉक्सेस चाहिए टॉयज जमाने के लिए, या आप मेरे थोड़ा सा क्लीन करवा दो, बाकी मैं जमा दूंगा. वो आपको एक न्यूट्रल ग्राउंड पे ले आएगा जहाँ पे कुछ कोलैबोरेशन से काम हो जाएगा. ठीक है, तो ये 2 इररैशनल क्वेश्चन कैसे हेल्प कर सकते हैं वो. ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, सारे चप्पल बाहर उतारते हैं. ठीक है, अगर ऑफिस में सब सॉक्स पहन रहे हैं तो हम सब सॉक्स पहन रहे हैं. ठीक है, मतलब जनरल प्रैक्टिस. ऑफिस में सब लाइट्स बंद है तो बंद है. हाँ, तो
तो ठीक है मतलब ठीक है सब बोल दिया बड़ा निकाल ले तो जाएंगे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं इम्प्रॉम्प्टू बोलता हूँ तो माफ करना ठीक है ठीक है तो हाँ तो सोशल प्रूफ क्या है बेसिकली हम लोग हमारे चारों तरफ देखते हैं हम हमारे आसपास देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है जो चल रहा है हम उसको बहुत इजीली अडाप्ट कर लेते हैं और हम कुछ नया ढूंढने का कुछ 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 क्रिएटिव कुछ नया करने के लिए हम ज़्यादा ईगर नहीं रहते कर सकते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर वो चीज़ होती है बट सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है तो अगर आप सोशल प्रूफ लेकर के एक मीटिंग के अंदर एक डिस्कशन के अंदर एक सेल के अंदर किसी एजेंसी से बात करते टाइम आप सोशल प्रूफ लेकर के जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड सोशल प्रूफ है क्या एक्चुअली सोशल प्रूफ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड और प्रूवन आप वो ऑलरेडी लेकर के जा रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल एक होटल के अंदर वो चाहते थे होटल वाले चाहते थे कि उनके विजिटर्स अपना टॉवल बार बार यूज़ करें रीयूज़ करें बार बार लॉन्ड्री में ना डालें और नाम दे दिया एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए हम ये कर रहे हैं तो उन्होंने उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को किया फर्स्ट उन्होंने डोर पे हैंगर लगाया रीयूज योर टॉवल्स टू सेव द एनवायरनमेंट तो इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया तो उनको लगा अभी स्कोप है हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं टॉवल्स यूज़ करने के लिए तो उन्होंने सेकंड वो लगाया मोर देन 75% पीपल इन दिस होटल दे रीयूज देयर टॉवल्स तो कुछ इम्प्रूवमेंट आया देन उन्होंने इसको और पर्सनलाइज किया 75% ऑफ द पीपल जो इस रूम में रहते हैं जहां आप रह रहे हो वो टॉवल्स रीयूज करते हैं तो स्लाइट चेंजेस इन द मैसेजिंग कैन हेल्प अस एंड इनमें से कौन सा मैसेज बेस्ट वर्क किया थर्ड हाँ तो फर्स्ट वाले में हमको 35% रिजल्ट मिला था सेकंड वाले में 44% 9% का लीड मिला हमको और थर्ड वाले में 49% 5% का लीड थर्ड में हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिला बट इटरेशंस कैन इम्प्रूव थिंग्स ठीक है अब सोशल प्रूफ का एक और एग्जांपल लेते हैं आकाश भाई जाते हैं निशांत सर के पास और बोलते हैं कि हमको पीसीज नहीं चाहिए तो निशांत सर बोल सकते हैं अभी क्यों चाहिए 2 साल पहले तो बदले थे अभी नहीं चाहिए बट आकाश भाई बोल सकते हैं कि सर चाहिए तो हम निशांत सर बोलेंगे कि ठीक है जाओ नहीं चाहिए क्योंकि कुछ आया नहीं उनके पास वैसे ही उसकी जगह आकाश भाई क्या कर सकते थे आकाश भाई कर सकते थे सर मैंने एक स्टडी की है मेरे दोस्त अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं एंड 12 अलग अलग कंपनीज में मैंने पता किया कि वो लोग हमसे बेटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस और उनका सेल्स हमारे से थोड़ा ज़्यादा है सर हम कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे हैं आज या फिर नियर फ्यूचर में आने वाले हैं उस डिसएडवांटेज पे क्योंकि हमारे पास स्लोअर वर्किंग पीसीज है अब सर के पास एक बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए ये बोलने के लिए कि नहीं अभी भी नहीं चाहिए अब आपने सर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं अब तो अच्छा सब कर रहे हैं सबके पास है हम डिसएडवांटेज पे भी हैं सेल्स पे भी फर्क पड़ रहा है तो नाउ सर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि आकाश भाई की बात सुन ली जाए ठीक है बिल्ड एंड ऑफ रैम्प ये बहुत अच्छा सेक्शन है आप इजी कर दो सामने वाले के लिए क्या करना है उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दो सब कुछ बता दो कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसको कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे पहले ये पूछा गया यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेल्स डोनेशन ड्राइव की गई कि सबको खाना डोनेट करना है कौन कौन डोनेट करेगा वो अपने को जानना है और पहले पूछ लिया सब क्लासेस में जाकर के सब रूम्स में जाकर के आपके रूम में कौन सा लीस्ट लाइकली पीपल कौन से लोग हैं जो लीस्ट लाइकली हैं कि डोनेट करेंगे और कौन से लोग हैं जो मोस्ट लाइकली हैं डोनेट करने के लिए मोस्ट लाइकली जो ऑलरेडी सोशल वर्क में काम करते हैं जानवरों से प्यार करते हैं ये सब चीज़ें करते हैं वो सब करेंगे जो पार्टी वार्टी करते हैं ये मान लिया कि नहीं करेंगे ठीक है ऐसे वैसे हमने ऑलरेडी मान लिया तो हमने 2 मैसेज लिखे नहीं हमने 2 मैसेज लिखे एक जनरल मैसेज वो ये था वी आर हैविंग अ फूड ड्राइव प्लीज डोनेट फिर हमने एक स्पेसिफिक मैसेज लिखा जिसमें हमने जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखा डियर हितेन वी वांट टू वी आर हैविंग अ फूड ड्राइव ऑन दिस डेट लुकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ फूड
एंड हियर इज अ मैप ऑफ द डोनेशन बॉक्सेस, यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ बॉक्सेस लगने वाले हैं, और हम आपसे एक फॉलो अप कॉल लेंगे और एक फीडबैक कॉल देंगे। ये एक मैसेज लिखा। फिर हमने चीज़ की वो क्या किया कि जो लीस्ट लाइकली लोग हैं, मोस्ट लाइकली लोग हैं, उनको हमने अलग अलग मैसेजेस भेजे, कुछ को जनरल, कुछ को स्पेसिफिक, और उसका क्या रिजल्ट आया दैट इज अमेजिंग। जनरल मैसेज टू द लीस्ट लाइकली डोनर्स, जिनको हमने भेजा, जो हमने पहले ही पता कर लिया था ये नहीं डोनेट करेंगे, उनको एक जनरल मैसेज भेज दिया, तो उन्होंने कुछ भी डोनेट नहीं किया। जनरल मैसेज टू द मोस्ट लाइकली डोनर्स, जो ऑलरेडी डोनेट करने वाले थे, हमको पहले से पता था, बट उनको जनरल मैसेज भेजा ना, तो सिर्फ 8% डोनेशन आया, 8% लोगों ने डोनेट किया। स्पेसिफिक मैसेज टू दी मोस्ट लाइकली डोनर्स, मोस्ट लाइकली करने वाले थे, बाय डिफॉल्ट भी करने वाले थे, और उनको एक पर्सनलाइज मैसेज पहुंच गया सब कुछ के साथ, तो उनका डोनेशन बढ़ गया। एंड स्पेसिफिक मैसेज टू द लीस्ट लाइकली डोनर्स, जो बिल्कुल डोनेट नहीं करने वाले थे, जिनका कोई चांस ही नहीं था, उनको एक पर्सनलाइज मैसेज ने 25% डोनेशन पे लिया। तो हमने पर्सुएशन और सेल्स की मदद से, पर्सुएशन की मदद से लीस्ट लाइकली लोगों को मोस्ट लाइकली पीपल टू डोनेट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेसन है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हम किसी की पर्सनालिटी, पार्टी करता नहीं करेगा डोनेट, कुत्तों के साथ खेलता है ये करेगा डोनेट। ठीक है, तो योर पर्सनालिटी को कॉन्टेक्स्ट से हम बाहरी रखते हैं, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं, जबकि कॉन्टेक्स्ट हमेशा ज़्यादा रेलिवेंट होता है। किस सिचुएशन में कौन कैसे एक्ट करेगा वो ज़्यादा हमेशा वैल्यू करता है। ठीक है, तो हम एक ऑफ रैंप बना सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए हमने सिर्फ इतना किया कि हमने लोगों को बता दिया कि ये काम इजीली कैसे किया जा सकता है। पर्सनलाइज मैसेज प्लस डोनेट क्या करना है, कब करना है, क्या क्या होगा, वो सब कुछ हमने बना दिया। हमने उनके लिए एक ऑफ रैंप बना दिया। द पावर ऑफ मिमिक्री। पावर ऑफ मिमिक्री है बेसिकली सामने वाले को इमिटेट करो। अब हमको लगेगा ये बहुत फालतू चीज़ है, बट हम ये देख सकते हैं कि इतिन दोनों हाथ ऐसे रख के बैठा हुआ है, और मैं अगर 5 सेकंड बाद ये चीज़ करूंगा जो इतिन कर रहा है, तो इतिन को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने उसकी नकल की, बट वो एक पर्सनल कनेक्शन बनाएगा। वो अपने जैसा एक आदमी अपने सामने बैठा हुआ देख रहा है जो उसकी जैसी हरकतें करता है। ठीक है, तो वी कैन यूज मिमिक्री फॉर अ रियल एडवांटेज, बट वो स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। मैं हितेन ने ऐसे किया और मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, तो वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो एक हॉलैंड के अंदर एक रेस्टोरेंट ने ये रिसर्च की, और उन्होंने किया, वेटर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को बोला कि जाके ऑर्डर्स लो, और दूसरे ग्रुप को बोला कि वो जो भी बोले वो रिपीट करना। अच्छा, चना मसाला 1, पनीर 2 और रोटी 4, तो वो भी रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सब कुछ रिपीट कर रहे हैं। तो ऑर्डर्स में कुछ फ़र्क नहीं आया, बट टिप्स में 70% का फ़र्क आया उन लोगों को जो इमिटेट कर रहे थे सामने वाले को। ठीक है, जस्ट रिपीटिंग देयर मैसेज, वॉट एवर दे आर सेइंग, उसको रिपीट करने से 70% ज़्यादा टिप्स मिली उनको जो मिमिक कर रहे थे, उनसे ज़्यादा जो नहीं कर रहे थे। अच्छा, पर्सुएसिव फ्रेमिंग। बेसिकली हमारा स्टिमुलस अलग तरीके से काम करता है। हमको अगर कुछ देखना है तो हमारा एक स्पेसिफिक तरीका होता है देखने का, और क्योंकि वो ओवर द इयर्स बिल्ड होता है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एज, हमारे आसपास के लोग वो बिल्ड करते हैं। बट अगर आपको सामने वाले को कुछ करवाना है, कुछ दिखाना है, कुछ एक्ट करवाना है, तो आपको उनको एक फ्रेम देना पड़ेगा कि इसके बाहर नहीं जा सकते, और ये तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। $10 का लॉस हमेशा $10 के प्रॉफिट से बाहर ही दिखता है, हमेशा। मेरे $10 चले जाएंगे, ज़्यादा बुरे लगते हैं, आ जाएंगे से। ठीक है, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि हमारा मेंटल स्टेट दोनों चीज़ों को बराबर नहीं देख सकता। लॉसेस को अलग देखता है, प्रॉफिट्स को अलग देखता है, जबकि वो एक ही चीज़ रही है। $10 का लॉस या गेन है, प्लस माइनस है, वैल्यू सेम है, बट हम उसको वैसे देख नहीं सकते। तो पर्सुएसिव फ्रेमिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रेम्स हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस फ्रेम के अंदर हम हमारी बात को रख सकते हैं। लॉस फ्रेम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रेम, एक्सपीरियंस फ्रेम, लेस इज मोर फ्रेम, कॉन्ट्रास्ट फ्रेम, ब्लेमिश फ्रेम, पोटेंशियल फ्रेम, संक कॉस्ट फ्रेम और एंकरिंग फ्रेम। ठीक है, तो हम ये सारे उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बट हम इनमें से 1-2 देखते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रेम, $5 जो यहाँ खर्च किए वो यहाँ नहीं किए, और अगर वो यहाँ खर्च किए होते तो वो यहाँ नहीं किए।
ठीक है, एवरीथिंग दैट यू डू हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरी डिसीजन दैट यू मेक हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि उससे टाइम और वैल्यू एंड मनी इज एसोसिएटेड, ठीक है। तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रख सकते हो। आप उनको बोल सकते हो सर SEO तो करवा रहे हो बट आपकी वेबसाइट तो रेडी भी नहीं है, आपकी वेबसाइट तो वेल डेवलप्ड भी नहीं है, वो तो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है। तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हो रहे हो, यू कैन डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट। कौन सा वैल्यूएबल है, कौन सी जगह पे ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। एक एग्जांपल है संक कॉस्ट फ्रेम, ये हमारे साथ हुआ है यहाँ पे। एक कंपनी थी उन्नति पंप्स करके, वो हमारे पास आना चाहते थे, मैंने सर को बताया था, बट उनको ये पता चला कि उनका जो एग्जिस्टिंग एजेंसी उनके साथ जो काम कर रही है वो ठीक ही काम कर रही है, इसलिए वो आना चाहते थे, बट फिर वो वापस वहीं रुक गए क्योंकि कौन ये सब में फंसेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने दीपक ने प्लान किया कि उसको एक कॉन्सर्ट में जाना है, उसने $500 का टिकट खरीदा 2 महीने बाद का, और 2 महीने बाद कॉन्सर्ट वाले दिन दीपक की तबीयत खराब है। अब दीपक कॉन्सर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ? जाएगा जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। पर क्यों? कोई भी। तो बेसिकली वो $500 तो वैसे भी खराब हो चुके हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप जाओगे चाहे नहीं जाओगे वो ऑलरेडी स्पेंट है, ठीक है। यू नेवर रियलाइज कि ये ऑलरेडी डूब चुका है। सेम चीज़ उन्नति के साथ हुई कि उनके वहाँ पैसे डूब रहे हैं बट दे आर स्टिल रेजिस्टिंग, क्या ठीक है कोई बात नहीं, 4 महीने और चला के देखते हैं। दे आर ऑलरेडी एट अ लॉस एंड वो संक एज एन डूब गया है, वो डूबा हुआ वैसा दिखता नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। तो संक कॉस्ट फ्रेम में आप अगर उनको प्रॉपरली बताओगे कि सर यू आर लूजिंग दिस एंड यू कुड हैव गेन्ड दिस, तो वो बेटर होगा। हम पर्सुएसिव फ्रेमिंग पे इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि बायंसी एंड क्लैरिटी 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत लेंदी हैं, उसको कभी और देखेंगे, बट थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। हाँ, तो जिस न्यूज़लेटर में ये आया था कि आज सेशन है, उसी में आया था कि इंसिडेंट रिपोर्ट यूज़ करना, तो सेशन अच्छा लगा है तो यूज़ करना। आपने तो ब्रायन और तेजस वाला देखा ही। दिखाओ ना, दिखाओ बैक फोटो दिखा। तो बेसिकली 5 आईज। तो ब्रायन एक पिच करने गया व्हाइट लेबल IQ की कुछ सर्विस को, एंड सामने वाले ने सीधा मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ब्रायन उसने पूछा कि क्यों नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बिकॉज वी कांट अफोर्ड इट। व्हाई कांट यू अफोर्ड इट? 5 आईज। Why can't you afford it? Because we are cutting costs. Why are you cutting costs? Because हमारा last partnership did not deliver any results. Why it did not deliver any results? क्योंकि हमारा project manager भाग गया। तो चौथे वाई के अंदर ब्रायन को सोल्यूशन मिल गया कि उनके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है जो हमारे पास है और बहुत अच्छा है, तो उन्होंने तेजस को पुश किया एंड यूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने इसको यूज किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है ना, ही गॉट टू द रियल प्रॉब्लम। 5 बार वाई पूछ करके वो रियल प्रॉब्लम तक पहुंच गए। और ज़रूरी नहीं है कि उनके पास तेजस होता हमेशा, आपके पास एक्चुअल ऑफरेबल सर्विस होनी चाहिए 5 वाई के बाद, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो आप कुछ ऑफर कर सकते हैं। गुड।